आज की ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है और ये कहानी मेरी खुद की है। मैं आज भी जब उस दिन को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। ये कहानी आज से तकरीबन 10 साल पुरानी है, जब मेरी उम्र 15 वर्ष थी। इस बार मैंने गर्मियों की छुट्टियों में अपने बुआ के घर जाने का फैसला किया, क्योंकि मेरी बुआ और फूफा काफ़ी वक्त से मुझे अपने घर बुला रहे थे। जैसे ही छुट्टियां पड़ी तो मेरे फूफा मुझे लेने आ गए और मैं उनके साथ उनके घर चला गया। उनके घर में उनकी बूढ़ी माँ, बुआ, फूफा और उनका एक 4 साल का बेटा था। फूफा का कपड़ों का व्यापार था जो काफ़ी अच्छा चल रहा था और सभी लोग खुश थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये खुशियाँ अब डर में बदलने वाली है। सोमवार का दिन था, दोपहर के करीब 2 बजे थे। सभी लोगों ने खाना खा लिया था और फूफा अपनी दुकान पर चले गए थे। फिर मैंने भी सोचा कि थोड़ी देर सो जाता हूँ और मैं ऊपर वाले कमरे में सोने के लिए चला गया। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी मानो जान ही निकल गई। एक पल को तो ऐसा लगा जैसे मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई हो। तभी मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाया और मेरी बुआ दौड़ते हुए ऊपर आई तो वह भी बहुत ज़्यादा घबरा गई, क्योंकि कमरे में चारों तरफ खून ही खून पड़ा था और वह उल्लू का खून था, क्योंकि वहाँ एक मरा हुआ उल्लू भी पड़ा था और साथ में एक नींबू जिसमें कील गड़ी थी और उसके बीच में लाल सिंदूर लगा था और एक छोटी सी काली गुड़िया और थोड़ी राख भी पड़ी थी और दीवार पर खून से लिखा था, तुम सबका अंत करीब है। तभी यह सब देखते ही बुआ ने सीधा फूफा को फ़ोन लगाया और कुछ ही देर में फूफा भी आ गए। लेकिन फूफा इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने सब कुछ देख के भी अनदेखा किया और कहा कि यह सब फालतू की चीज़ें हैं, शायद किसी ने हमें डराने के लिए यह सब किया है। और फूफा ने उन सभी को लात मारते हुए बुआ से कहा कि इन सबको बाहर फेंक दो और ऐसा कुछ नहीं है। और इतना कहकर वह अपनी दुकान पर वापस लौट गए। लेकिन जैसे ही फूफा शाम को घर आए तभी मेरी दादी यानी फूफा की माँ ने उन्हें कहा, ये जो आज कुछ भी हुआ वह कोई फालतू बात नहीं है, यह जरूर राजपाल का काम है, वह तुझे बर्बाद करने पर तुला है। दरअसल राजपाल मेरे फूफा का छोटा भाई था और वह वहीं पड़ोस के घर में ही रह रहा था। उसने अपनी ज़िंदगी में कभी पैसे नहीं कमाए, बल्कि अपने और मेरे फूफा की ज़मीन को भी उसने धोखे से बेचकर अपनी ज़िंदगी में केवल मौज मस्ती ही की थी। उन्हें काम करने और पैसे कमाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन मेरी फूफा दादी की बात सुनकर कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अगर राजपाल को कुछ चाहिए होता तो वह मुझसे खुद ही मांग लेता, वो ये सब क्यों करेगा। और वह उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते और खाना खाकर सोने चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही रात घनी होती है तभी मुझे एहसास हुआ जैसे मेरे कमरे में कोई हो, और पहले तो मैंने इसे अपना वहम समझकर टाल दिया। लेकिन कुछ देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे ऊपर आकर बैठ गया हो और मेरा गला दबाने की कोशिश कर रहा हो। मैंने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकली और अचानक से मेरे सर में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर बहुत तेज वार किया हो और मेरी अचानक बहुत तेज चीख निकल गई। मेरी आवाज़ सुनते ही बुआ और फूफा दोनों ही मेरे कमरे में आए और उन्होंने देखा कि मैं डरा सहमा एक कोने में खड़ा हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हुआ बेटा। तभी मैंने उन्हें सारी बातें बताई और मेरी बुआ ने जैसे ही मेरे पास आकर मुझे टच किया तो उन्होंने महसूस किया कि मुझे तो बहुत ज़्यादा तेज बुखार है। और फिर मेरी बुआ की नज़र जैसे ही मेरी शर्ट पर गई तो उन्होंने देखा कि मेरे शर्ट पर खून के निशान हैं और मेरे सर से भी खून निकल रहा है। यह सब देखकर मेरे बुआ और फूफा दोनों घबरा गए, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहे थे कि नींद में अगर किसी ने सर पर वार किया है तो खून हकीकत में कैसे निकला। बुआ ने फूफा को बताया कि यह सब तुम्हारे भाई का ही काम है, लेकिन फूफा अब भी इन सब बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे और उन्होंने मुझे दवाई देकर सोने के लिए कहा। मैं अपनी दादी के पास जाकर सो गया।
अब अगले दिन मेरे फूफा के भाई की लड़की जो कि 5 साल की थी, उसका जन्मदिन था। वह हम सभी को आमंत्रित करने आते हैं, लेकिन बुआ और दादी साफ मना कर देते हैं कि किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फूफा नहीं मानते और वह अपने 4 साल के बेटे को लेकर उनके घर चले जाते हैं। बुआ ने उन्हें काफ़ी रोका, लेकिन उन्होंने एक न सुनी और जैसे ही वे पार्टी से घर लौटते हैं, तभी अचानक बुआ के बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगती है। हम सभी बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी तो बिल्कुल ठीक गया था, अचानक क्या हो गया। फिर उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है, क्योंकि वह एकदम बेहोशी की हालत में था। डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आता आखिर इसको हुआ क्या है। लेकिन फिर कुछ देर बाद उसको होश आता है, लेकिन दवाइयाँ अभी भी पूरी तरह असर नहीं कर रही थी। जब तक दवाइयों का असर रहता तब तक वह ठीक रहता, लेकिन जैसे ही दवाइयों का असर ख़त्म होता तो तभी वह फिर से बेहोशी की हालत में आ जाता। फिर शाम को बुआ ने कहा कि मैं घर से खाना बनाकर लाती हूँ, और बुआ मुझे लेकर घर जाने लगी। जैसे ही हम घर पहुँचे तो जो हमने देखा, हम देखकर एकदम बहुत ज़्यादा घबरा गए, क्योंकि वहाँ पर किसी ने टोना टोटका करा हुआ था। घर के दरवाजे पर एक मरा हुआ कबूतर पड़ा था और चारों तरफ खून और एक नींबू और एक काली गुड़िया और पता नहीं क्या क्या चीज़ें पड़ी थी। यह सब देखकर बुआ और मैं बहुत ज़्यादा डर गए। तभी दादी ने बुआ को बोला कि सुनो बेटा, मेरा लड़का तो पागल है अपने भाई के प्यार में, वो तो सुनने को तैयार नहीं है। यह सब जरूर मेरे छोटे बेटे का ही काम है, तुम जाओ और जाकर किसी तांत्रिक से मिलो। तभी बुआ कहती है, लेकिन तुम्हारे बेटे को पता चल गया तो वह मुझे घर से निकाल देंगे। तभी दादी कहती है, अभी मेरा बेटा तो हॉस्पिटल में है ना, तुम जाओ और इसको भी साथ ले जाओ। वह मेरी तरफ इशारा करते हुए कहती है। और फिर मेरी बुआ मुझे लेकर तांत्रिक के पास जाती है और उस तांत्रिक को जो दरवाजे पर सारी चीज़ें पड़ी थी वो दिखाती है। तांत्रिक देखते ही कहता है कि ये तो किसी ने जादू टोना किया हुआ है, क्योंकि इसमें शमशान की राख, खून और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। तुम्हारे घर में बहुत जल्दी अनहोनी घटने वाली है, तुम्हारे बेटे की मौत होने वाली है। ये सुनते ही बुआ बहुत ज़्यादा रोने लगी। बाबा ने कहा, रोने का वक्त नहीं है तुम्हारे पास, वक्त बहुत कम है, हमें जो भी करना है वह जल्द ही करना होगा। बाबा कहते हैं कि 2 दिन बाद अमावस है और तुम्हारे पास भी बहुत कम वक्त बचा है, तो जो भी करना है अगले 2 दिनों के भीतर ही करना होगा। फिर बाबा एक पर्चे में कुछ सामग्री लिखकर देते हैं और कहते हैं, अमावस की रात को मैं तुम्हारे घर आऊँगा। उधर बुआ के बेटे की हालत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही थी और इसी बीच मुझे घर में रात को एक बहुत बड़ा काला साया दिखाई दिया, जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। तभी उस साए ने मुझे अचानक हवा में उठा दिया और उस साए ने तभी एक अजीब सी आवाज़ में कहा कि तुम्हारा अंत बेहद करीब है। इतने में बुआ ने घबराकर तांत्रिक को फ़ोन किया और तांत्रिक बाबा ने आते ही अपने मंत्रों के द्वारा उस साए को कुछ देर के लिए वहां से भगा दिया। अब अगले दिन अमावस का दिन था, लेकिन उससे पहले तांत्रिक ने पूरे घर के चारों तरफ कील गाड़ कर पूरे घर को बांध दिया, ताकि कोई भी बुरी शक्ति उस घर तक ना आ सके। अब अगले दिन तांत्रिक रात को करीब 12 बजे घर पर आता है और पूजा शुरू की जाती है। लेकिन कुछ देर बाद ही एकदम बहुत तेज हवा चलती है और दरवाजे को चीरते हुए एक काला साया वहां प्रकट होता है, जिसे देखकर मैं और बुआ जी दोनों बहुत ज़्यादा डर गए और वहां से भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन बाबा ने कहा, अगर उठे तो तुम्हारे बेटे का बचना नामुमकिन है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें पूजा नहीं रोकनी, सामग्री को अग्नि में डालते रहो। देखते ही देखते बाबा ने उस साए को अपने वश में कर लिया। बाबा ने पूछा, बता तुझे किसने और क्यों भेजा है? वह साया एक भयानक हंसी हंसता है और कहता है, मुझे इसी घर के दूसरे बेटे ने अपने ही भाई के लड़के को मरवाने के लिए भेजा है, क्योंकि उसे इस बात की जलन थी कि मेरे 3 बच्चे हैं और तीनों ही लड़कियां,
और मेरे भाई को पहला ही लड़का हो गया। अब मैं नहीं छोड़ने वाला किसी को। इतने में बाबा अपने मंत्रों से उस साए को हमेशा के लिए मुक्त कर देते हैं और उधर बुआ के बेटे की तबीयत भी एकदम ठीक हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।